अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। अब मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया स्टूडेंट, ये भी एक अनीमिया की यानी कि ऐसी टाइप है, ठीक है, जिसमें जो है वो हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन ये दूसरी जो टाइप्स है उनसे किस तरह से डिफरेंट है, उसमें जो है हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि इसकी शेप में फ़र्क आ जाता है, यानी कि जो आरबीसीज़ हैं, ठीक है, इनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। और दूसरा ये कि ये जो अनीमिया है, ठीक है, ये विटामिन बी 12 या फिर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो है ये डेवलप होता है। यानी कि अगर बी 12 की डेफिशिएंसी हो रही है या फिर जो है फोलिक एसिड हम कम ले रहे हैं, ठीक है, तो इनमें कमी आ रही है, तो उसकी वजह से जो अनीमिया डेवलप होगा उसको हम क्या कहते हैं, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया कहलाते हैं। अब जब ये दोनों कम होंगे, उसकी वजह से जो आरबीसी की शेप है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल जो एक शेप हम लोगों ने देखी है आरबीसी की, ठीक है, कि एक जो है ये कॉइन लाइक होता है, ठीक है, कनकेव होता है इंटरनल साइड से। लेकिन जब हम ये मेगैलोब्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका जो साइज़ है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मेगा का मतलब ही क्या होता है, बड़ा हो जाना, ठीक है, साइज इसका बड़ा हो जाएगा और इसका जो है इरेगुलर से पैटर्न हो जाएंगे। जैसे ये डायग्राम में ये दिखाया हुआ है माइक्रोस्कोपिक इसका स्ट्रक्चर, और यहाँ पे भी देखें कि इसका साइज क्या बड़ा हो गया और इरेगुलर सा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बता रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ अनीमिया द एरिथ्रोब्लास्ट आर लार्ज, बड़े हो जाते हैं, ऑड शेप्ड, जो इनकी शेप है वो क्या होती है, इरेगुलर होती है। थर्स द नेम इज मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, इसी वजह से हम इसको मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। देयर आर टू प्रिंसिपल ऑफ टाइप्स ऑफ मेगैलोब्लास्टिक। अब कहते हैं कि इसकी दो टाइप्स होती हैं मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया की। वन इज़ कास्ट बाय द लेक ऑफ द विटामिन बी 12, कि अब ये एक जो टाइप है वो जो डेवलप होती है वो बी 12 की डिफिशेंसी की वजह से होती है, ये विटामिन बी 12 है, ठीक है। एंड द अदर इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द फोलिक एसिड, और जो दूसरी है टाइप वो डेवलप होती है जी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। अब जो आरबीसी बनने होते हैं स्टूडेंट हमारी ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है, या एक हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होनी होती है, उसके अंदर फोलिक एसिड और बी 12 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये दोनों के दोनों हमने अपनी डाइट के थ्रू बॉडी के अंदर लेके जाने होते हैं। तो अगर इनकी कमी हो रही है तो उसकी वजह से पेशेंट जो है वो मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी काजीज। अब ये क्यों होता है, ठीक है, सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन के अंदर ही देख लिया कि एक काज देख लिया कि बी 12 की डेफिशिएंसी हुई। अब बी 12 की डेफिशिएंसी हुई है, लेकिन किस वजह से हुई है, ठीक है, इसके भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि काजेज ऑफ विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। फर्स्ट जो फैक्टर आ जाता है वो जी इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड या डाइट, कि आप जो है वो आपकी खुराक अच्छी नहीं है, मतवाजन खुराक जो है वो आप नहीं ले रहे, ठीक है, या ना काफ़ी जो है वो आपकी खुराक है, यानी जितनी एक हेल्दी पर्सन की या एक उसके एज के हिसाब से जो डाइट होनी चाहिए वो डाइट हम नहीं ले रहे। एक तो ये रीज़न होगी, और दूसरा है जी इम्पेयर्ड एब्सॉर्प्शन, कि आपने विटामिन बी 12 तो लिया, आपकी डाइट भी अच्छी है, लेकिन क्या है कि अब हमारे बॉडी के सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम है कि जो विटामिन बी 12 आ रहा है, फोलिक एसिड आ रहा है, लेकिन इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। अब जैसे देखें एक पर्सन है, उसकी डाइट के अंदर स्टूडेंट जो है वो मिल्क भी इंक्लूड है, एग भी ले रहा है, वो मीट भी ले रहा है, पोल्ट्री भी ले रहा है, ऑयस्टर जो है यानी एक सी फूड है वो भी ले रहा है, इनके अंदर ये रिच अमाउंट में बी 12 प्रेजेंट होता है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही हम ये लेंगे, ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा, हमारे स्टमक में जाएगा। अब जब स्टमक में जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखें डायग्राम में, ये जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिखा हुआ है, हमारे स्टमक की एक लेयर के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, ठीक है, म्यूकोजा मतलब उसकी सबसे बाहर वाली स्टमक की लेयर है, मैदे की सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है। इसके अंदर कुछ सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है, सिक्रीशन गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती हैं जो कि खुराक को डाइजेस्ट करती हैं। और साथ ही इनके साथ ही क्या है जी, एक फैक्टर होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। ये जो फैक्टर है ये एक प्रोटीन होता है, ठीक है, इसको हमारी बॉडी बनाती है और इसको सिक्रीट कर देती है मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर। जब ये जाता है, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर जाता है तो बी 12 की जो है वो एब्जॉर्प्शन करता है। अब कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि जो है इंट्रिंसिक फैक्टर जो है, अब एब्जॉर्प्शन मतलब आप डाइट अच्छी ले रहे हैं लेकिन इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो मतलब ये कि कहीं ना कहीं जो डिस्टर्बेंस आ रही है वो कहाँ पे चले गई है, इंट्रिंसिक फैक्टर के ऊपर। अब या तो ये नहीं फैक्टर बन रहा या फिर ये अपना काम नहीं से कर रहा, ठीक है, तो जिसकी वजह से बी 12 की जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। तो ये था हमारे पास, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट काजेज़, एक तो इनएडिक्वेट डाइट, ठीक है, फिर उसके बाद इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वो बता रहा है कि अब जैसे मैंने लास्ट में बताया कि इंट्रिंसिक फैक्टर पे बात आ गई, ठीक है, यानी कि आपने बी 12 भी ले लिया, डाइट भी अच्छी ले ली, लेकिन अब फैक्टर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो है नहीं है।
अब जब ये फैक्टर नहीं है, इसकी डेफिशिएंसी अब क्यों होगी, किस वजह से ये फैक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, B12 को ये क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर रहा, तो उसकी रीज़न है जी पर्नीशियस अनीमिया। ठीक है, पर्नीशियस अनीमिया भी जो है अनीमिया की वो टाइप जिसमें खून की कमी हो जाती है, जो है इंट्रिंसिक फैक्टर ना होने की वजह से। ठीक है, मतलब ये फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से B12 जो विटामिन है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में जाएगा। यानी ये जो दो अनीमिया हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, लेकिन किसकी वजह से, इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से, कि अगर ये फैक्टर नहीं होगा तो पेशेंट इसमें जाएगा पर्नीशियस अनीमिया में, और पर्नीशियस अनीमिया जो है वो लीड कर जाता है मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया की तरफ। उसके बाद आ जाता है जी गैस्ट्रेक्टोमी आ जाता है, कि कुछ कंडीशन स्टूडेंट ऐसी होती है जिसमें पेशेंट को सर्जरी करवानी पड़ती है, कि स्टमक के किसी एक हिस्से में कैंसर हो गया, कोई अल्सर हो गया, तो डॉक्टर्स कहें, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, कोई रुकावट आ गई है, तो डॉक्टर्स कहेंगे कि भी आप अपने स्टमक का ये वाला हिस्सा कटवा दें। तो वो सर्जरी जिसमें आप स्टमक का कोई एक हिस्सा जो है वो उसको सर्जरी के थ्रू रिमूव करवा देते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा कि उसकी डिफिशेंसी हो जाएगी। अब क्या होता है स्टूडेंट, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, जो हमारे जो स्टमक की लेयर्स होती हैं उन्हीं के अंदर ये प्रोड्यूस हो रहा होता है, बेसिकली उन्हीं ने सेक्रीट करना होता है। अब जब स्टमक का आप एक हिस्सा कटवा दोगे तो ऑटोमेटिकली इसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है जी कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर। कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है कि पैदाइशी तौर पे ही जो है ना ये फैक्टर उस बेबी की बॉडी में बन ही नहीं रहा है, कोई जेनेटिक जो है ना इशू आ गया जिसकी वजह से ये फैक्टर की प्रोडक्शन नहीं हो रही। नेक्स्ट आ जाता है जी जो B12 डेफिशिएंसी है, ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है। ठीक है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो किस वजह से है, एक तो हम लोगों ने देखा कि जो है B12 की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से। अब जो थर्ड वाला आ रहा है, ठीक है, वो है जी डिसऑर्डर ऑफ टर्मिनल इलियम। ठीक है, अब ये जो टर्मिनल इलियम है स्टूडेंट, ये हमारी इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। ठीक है, अब जो है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, ठीक है, जिसके जो पहला पार्ट है जिसको हम ड्यूडिनम कहते हैं, ठीक है, सेकंड वाले पार्ट को वो ज्यूजिनम, और जो थर्ड वाला पार्ट होता है उसको हम इलियम कहते हैं। इलियम आगे कन्वर्ट हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब हम मतलब जैसे ही आप मज़ीद आगे चैप्टर्स में जाएंगे तो आपको भी सारी जो है ना वो एक एनाटॉमी मिलेगी देखने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो खैर ये जो इलियम है ये क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड वाला पार्ट होता है, लास्ट वाला पार्ट होता है। तो ये जो इलियम है ये टर्मिनल, मतलब ये कि ये टर्न होके, मतलब जैसे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये टर्न होके कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएगी। अब यहाँ पे जो है कहीं प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या है जी, सबसे पहले आ जाता है ट्रॉपिकल सिप्रू, मॉल एब्जॉर्प्शन डिजीज़। अब ये जो ट्रॉपिकल सिप्रू है स्टूडेंट, नाम से जो हमें मतलब ये डिज़ीज़ का जो आइडिया है, ठीक है, वो ये हो रहा है कि ट्रॉपिकल का मतलब ये होता है कि ऐसे मतलब कुछ हिली, अब जैसे हमने देखा कि कुछ बीमारियां जो हैं वो कुछ खास एरियाज़ में जो है वो मतलब कॉमन होती हैं। अब जैसे हमारे पास जो हिली एरियाज़ हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो है ये एक इशू होता है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जो है सिप्रू कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो है ना पुअर सैनिटेशन की वजह से या हाइजीन ना मेंटेन होने की वजह से, मतलब सफाई का अच्छा सिस्टम ना होने की वजह से, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में डेफिशिएंसी होती है वसाइल की भी, वाटर की भी। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जो हाइजीन है वो मेंटेन नहीं रहता, तो जब ये मेंटेन नहीं रहेगा तो उसकी वजह से हमारी इंटेस्टाइन्स जो है, हमारी स्टमक जो है वो डिस्टर्ब होगा, और जो है पेशेंट को डिफरेंट तरह के इश्यूज आएंगे कि उसकी डाइट अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगी, उसको डायरिया हो जाएगा, वेट लॉस हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, तो माल एब्जॉर्प्शन का मतलब ही ये है कि उसकी जो डाइजेशन है वो क्या होगी, अच्छी नहीं होगी। ठीक है, रीज़न क्या है कि जो है पुअर सैनिटेशन या हाइजीन की वजह से हमारी इंटेस्टाइन्स जो है वो अफेक्ट हो गई हैं। उसके बाद जो आ जाता है हमारे पास नॉन ट्रॉपिकल सिप्रू आ जाता है। ठीक है, अब ये जो नॉन ट्रॉपिकल सिप्रू है ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन में भी अफेक्ट कर सकता है लोगों को, और जो नॉन ट्रॉपिकल यानी पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी, और जो दूसरे इलाके हैं उनमें भी। ठीक है, जो लोग रहते हैं उन सबको ये अफेक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें जो है जो पैथोजेनेसिस है, जो बीमारी है वो डिफरेंट है ट्रॉपिकल सिप्रू से। इसमें क्या होता है कि जो हमने अक्सर एक सुना होगा ग्लूटेन प्रोटीन का नाम सुना होगा, कि कुछ लोगों को इसकी वजह से, ग्लूटेन की वजह से क्या होती है, एलर्जी होती है। और ये जो ग्लूटेन प्रोटीन है स्टूडेंट की हमारे जो गंदम होती है उसमें प्रेजेंट होती है, तो फिर इस तरह के लोग जैसे ही गंदम लेते हैं उसमें ग्लूटेन होने की वजह से उनको जो है बहुत कुछ, मतलब उनकी तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर उनको डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि आप अवॉइड करें जो है ये गंदम को खाने से। तो अब ये क्या होता है, इसके अंदर जो है कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, वो अफेक्ट होती हैं। ठीक है, और
ये जो ग्लूटेन जब जाता है, जैसे ही जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि बॉडी के जो या इंटेस्टाइन के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको किल करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये जो है दोनों कंडीशन एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आ जाता है जी रीजनल इंट्राइटिस आ जाता है, यानी हमारे जो स्टमक है उसके किसी एक एरिया में जो है वो इन्फ्लामेशन हो गई है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन है उसके किसी एक एरिया के अंदर जो है ना वो इन्फ्लामेशन आ गई है, स्टमक में नहीं आएगी स्टूडेंट, इंट्राइटिस जो है, ठीक है। इंट्राइटिस इंटेस्टाइन्स का इशू होता है। उसके बाद इंटेस्टाइनल रिसेक्शन है कि आपने किसी सर्जरी के रिजल्ट में जो है वो इंटेस्टाइन का एक पार्ट जो है वो रिमूव करवा दिया, जैसे कोई इसमें भी जो वजह बनती है वो कैंसर बनती है, या फिर कोई एक्सीडेंटली, या फिर कोई जो है वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट की जो है वो कुछ सर्जरीज डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं। रिसेक्शन का मतलब होता है कि कट कर देना। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास न्यूप्लाज्म आ जाता है। तो न्यूप्लाज्म स्टूडेंट ये आप कह लें कि जो कैंसर होता है बेसिकली, या अब कैंसर भी स्टूडेंट की बात यहाँ से थोड़ी सी जो है ना डीप चले जाएगी, लेकिन आप की जो है ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो थोड़ा समझा देती हूँ कि न्यूप्लाज्म जो है स्टूडेंट ये कैंसर की एक टाइप होती है। कि कैंसर भी स्टूडेंट दो तरह का होता है, एक मेलिग्नेंट होता है और एक हमारे पास बिनाइन होता है। मेलिग्नेंट जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि जी जड़ों वाला कैंसर है, ठीक है, यानी फैलने वाला। और जो बिनाइन होता है वो जहाँ पे होता है वहीं का वहीं लोकेट रहता है, फैलता नहीं है, ठीक है। तो ये जो न्यूप्लाज्म है ये जो है वो कैंसर ही की एक टाइप है, ठीक है। तो एक एबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो कहीं अगर हो जाए इंटेस्टाइन्स के अंदर तो तब भी ये रीज़न बनता है। फिर उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ग्रैनुलोमैटस डिसऑर्डर आ जाते हैं। अब ग्रैनुलोमैटस जो है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो एक जगह पे क्लस्टर बना लेते हैं, ठीक है। अब वो जो क्लस्टर होता है उसको हम ग्रैनुलोमैस कहते हैं। अब ये जो ग्रैनुलोमैस है जहाँ पे भी अकमुलेट होगा तो क्या होगा कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिवेट कर देगा, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा। जैसे अगर कोई नॉर्मल चीज़ भी आएगी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसको पैथोजन समझ के जो है ना ये किल करने की कोशिश करेगा। तो अब ये जो ग्रैनुलोमैस है इसके अंदर स्टूडेंट मतलब एक जो लंप बना हुआ है, ठीक है, एक क्लस्टर बना हुआ है, उसमें हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम में रोल होता है, जैसे मैक्रोफेजिस हैं, लिम्फोसाइट हैं, ठीक है। तो ये सेल्स जो हैं बॉडी के अंदर जो है जब इनकी अकमुलेशन होगी, इनका क्लस्टर बनेगा, तो ये भी जो है वो एक बीमारी की वजह बनेंगे। उसके बाद आ जाता है जी कंपटीशन फॉर विटामिन B12। अब कंपटीशन का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो फ़िश टेपवर्म इन्फेस्टेशन के हमारी बॉडी के अंदर बाज़-औक़ात हाइजीन प्रॉपर ना होने की वजह से कुछ जो है वो वर्म्स जो होते हैं जिनको हम आम ज़ुबान में जो है पेट के कीड़े कहते हैं, जिसमें फ़िश टैपवर्म एक मतलब उसकी टाइप है, वो बॉडी के अंदर अगर चला गया है तो वो भी क्या करेगा बॉडी में जाके जो है वो कम्पीट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन B12 को सक करने की कोशिश करेगा और बॉडी भी जो है वो अपनी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करेगी। तो ये फ़िश टैपवर्म जो है वो अगर ज़्यादा अमाउंट में उसको सक कर लेता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो बॉडी जो है वो डेफिशिएंसी में जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी बैक्टीरियल ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। अब ये जो सिंड्रोम है स्टूडेंट बेसिकली ये वो कंडीशन होती है बीमारी की जिसमें साइन और सिम्टम का एक मतलब कह लें कि बहुत ज़्यादा जो है वो सिम्टम और जो साइन है वो बॉडी में यकदम से अपीयर होना शुरू हो जाते हैं कि बॉडी को उनको हैंडल करना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर ये जो बैक्टीरियल ब्लाइंड एंड लूप है, ठीक है, ये क्या होगा कि हमारी किसी भी इंटेस्टाइन के किसी भी एक पार्ट के अंदर किसी भी एक लूप के अंदर क्या होगा कि बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बना लेंगे, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जो हैं वो अकमुलेट हो जाएंगे। जब वो अकमुलेट होंगे तो वो क्या करेंगे कि सिम्टम करेंगे, काज करेंगे डिफरेंट तरह के, जैसे उसमें पेशेंट को डायरिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है उसको पेट में दर्द हो सकता है, नोज़िया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, ठीक है, इस तरह के उसको इश्यूज़ जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। साथ में वो जो बैक्टीरियाज़ हैं वो क्या करेंगे कि वो भी विटामिन B12 को या बॉडी से जो है ना और जो न्यूट्रिशनल जो कंटेंट है उनको जो है वो सक करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद खैर तो इन कंडीशंस के अंदर जो है ना विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये आपने जो है ना वो स्टूडेंट अच्छे से याद रखना है। लास्ट टाइम पे ये पेपर में जो है रिसेंटली जो पेपर हुआ है उसमें जो है ये क्वेश्चन अनीमिया से रिलेटेड जो है ना वो आया हुआ है। तो खैर आगे कह रहा है कि विटामिन B12 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब विटामिन B12 का रोल बता रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने मेटाबॉलिज्म है यानी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके अंदर इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है।
जो आरबीसी बनाने हैं वहाँ पे इसका रोल है, वहाँ पे इसकी यूज़ है, ठीक है। एंड द मेंटेनेंस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो हमारा सीएनएस है जो कि पूरी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो उसकी रिपेयरिंग के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सिस्टम में जो है विच इंक्लूड्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे सीएनएस के अंदर आ जाते हैं, तो उनकी मेंटेनेंस के लिए भी हमें विटामिन B12 चाहिए होता है। नेक्स्ट आ जाता है जी अब पहले तो हमने देखा कि B12 की वजह से जो अनीमिया हो रहा है, ठीक है। अब जो है वो फोलिक एसिड की वजह से देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी जो इंपॉर्टेंट काज बनता है वो कि इनएडिक्वेट डाइट, कि आपकी जो इनटेक है, आपकी जो डाइट है वो इनएडिक्वेट है, अनबैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, ठीक है। यानी आपकी खुराक के अंदर जो एक न्यूट्रिशनल कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए वो नहीं प्रेजेंट। एक्सेसिव कुकिंग, या तो खाना आप बहुत जो है बहुत ज़्यादा कुक कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा कुकिंग की वजह से भी क्या होता है कि जो न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट हैं वो बीच में से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादा कुकिंग भी जो होती है वो जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। कॉमन इन अल्कोहलिक्स, तो ऐसे लोग जो कि अल्कोहल लेते हैं उनमें भी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, टीनेजर्स के अंदर हो जाती है, एंड सम टाइम इन इन्फेंट्स, क्योंकि इनकी जो है डाइट में अगर कंपनसेशन आएगा तो जो है ये पर्सन जो है वो डेफिशिएंसी में जाएंगे। इसके अलावा ओल्ड एज में, पुअर कंडीशंस के अंदर, ठीक है। यानी जहाँ पे जो है वो पुअर कंडीशंस का मतलब ये है कि मतलब जो लोग हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में भी ये डेवलप हो सकता है। स्टारवेशन, यानी कि अगर कोई पर्सन काफ़ी टाइम से जो है ना वो भूख मतलब भूख काट रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी जो है पेशेंट फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में जाएगा। उसके बाद मॉल एब्जॉर्प्शन है कि जो है वो फोलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, जिसमें ट्रॉपिकल सिप्रियो आ जाता है, कुछ ड्रग्स आ जाती हैं जिसके अंदर हमारे पास बारबिटूरेट्स आ जाते हैं, इथानोल डाइफेन हाइडेंटोन आ जाता है, ठीक है। तो ये जो दो ड्रग्स हैं, ठीक है, अगर इनका यूज़ है तो उस कंडीशन में भी जो है पेशेंट फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी में जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा जो है वो फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है, जैसे प्रेगनेंसी आ जाती है, लैक्टेशन आ जाती है, इन्फेंसी आ जाती है, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी जो पीरियड चल रहा होता है। मैलेग्नेंसी आ जाती है कि मैलेग्नेंसी में मतलब कि कोई बॉडी के अंदर कैंसर वगैरह कुछ इस तरह की क्रॉनिक कंडीशन है। इंक्रीज्ड हेमेटोपोइसिस है, यानी कि अगर बॉडी के अंदर जो है वो हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस ज़्यादा जो है वो ज़्यादा रफ्तार से हो रहा है, उस कंडीशन में भी जो है वो फोलिक एसिड की जो रिक्वायरमेंट क्या होगी बढ़ जाएगी। उसके बाद अदर काजेज़ आ जाते हैं। तो अब कहते हैं खैर यहाँ पे देख लें कि विटामिन B9, अच्छा फुल जो विटामिन B12 है और जो फोलिक एसिड है इसको हम B9 कहते हैं। तो कहते हैं कि फूड सोर्सेज ऑफ फोलेट इंक्लूड बीन्स, लेग्यूम्स, सिट्रस फ्रूट एंड जूसेस। कहते हैं कि ये जो विटामिन B9 है, ये फोलिक एसिड है, ये किन के अंदर प्रेजेंट होता है? बीन्स के अंदर, एंड लेग्यूम्स यानी फलीदार जो पौधे होते हैं, ठीक है, सब्जियां होती हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होगा। सिट्रस फ्रूट के अंदर, यानी जो तुर्श जो फ्रूट होते हैं उनके अंदर, जूसेस में होता है। होल ग्रेन अनाज के अंदर होता है। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं उनके अंदर। पोल्ट्री में होता है, ठीक है, चिकन वगैरह के अंदर। पॉर्क, शेलफिश एंड लीवर, ठीक है, जिगर के अंदर। और जो शेलफिश है ये हमारे पास जो है मछली की एक टाइप है, तो उनके अंदर जो है ये रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाता है ड्रग विच इम्पेयर DNA मेटाबॉलिज्म। तो ऐसी ड्रग्स जो कि DNA का मेटाबॉलिज्म क्या करती हैं? डिस्टर्ब कर देती हैं, जिनकी वजह से है या फिर जो फोलिक एसिड है, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी होगी। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मैरकैप्टो प्यूरिन आ जाती है, फ्लोरोयूरेसिल आ जाती है, साइटोसिन आ जाती है। तो ये जो हैं कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि DNA के ऊपर जाके एक्ट करती हैं, DNA का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से फोलिक एसिड जो है वो बॉडी में नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पर्नीशियस अनीमिया, जो कि है तो इसी का पार्ट, लेकिन इसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।